हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये न्यूक्लिक एसिड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, और इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो जिसमें कि जिस एग्ज़ाम में साइंस पूछे जाते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें हम मेनली पढ़ने वाले क्या है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, और इसमें इसके टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए है क्या, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, आरएनए का हमारे शरीर में काम क्या है, डीएनए का हमारे शरीर में काम क्या है, डीएनए से आरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है, आरएनए से अगर हमारे पास आरएनए है तो फिर उसको डीएनए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोरोना का आरटीपीसीआर जांच जो होता है डीएनए से ही रिलेटेड, डीएनए और आरएनए से संबंधित है, कैसे किया जाता है जांच, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट ने 1868 में एक पस सेल लिया। पस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मवाद। मवाद से एक कोशिका को लिया, वहाँ से एक कोशिका को निकाला और उस कोशिका के अंदर में झांक करके देखा उसका न्यूक्लियस में। सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड ये मान लेते हैं एक सेल है, और सेल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो उसी में से एक होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में ही प्रेजेंट होता है, इन्होंने देखा, न्यूक्लियस के अंदर में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो फ्रेडरिक मिशर थे 1868 में जब पस सेल में से एक सेल को निकाला और उस सेल के न्यूक्लियस में जाकर के उसको सेल के न्यूक्लियस को सेपरेट किया और उस न्यूक्लियस के अंदर में देखा, तो कुछ एसिडिक नेचर का उसमें कुछ मैटर मिला, कुछ पदार्थ मिला, और उन्होंने कहा कि इसका नेचर है एसिडिक, और उन्हें एक नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। हालांकि वो न्यूक्लिक एसिड एक जो एसिडिक नेचर का जो मैटर था वही डीएनए था, लेकिन उस समय इसको मालूम नहीं था। अब ध्यान रखिएगा, ये फ्रेडरिक मिशर ने इसे न्यूक्लिन कहा, ना कि न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यही जो एसिडिक नेचर का जो मैटर था, इस मैटर को, न्यूक्लिन को, फिर ये न्यूक्लिक एसिड कहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऑल्टमैन। तो ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले डीएनए को किसके द्वारा देखा गया था? तो डीएनए को सबसे पहले देखा गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। आपका यह क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ये कहाँ, कौन से सेल में देखा था? तो पस सेल में देखा था। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का नाम सबसे पहले किसने दिया था? न्यूक्लिक एसिड का नाम सबसे पहले ऑल्टमैन ने दिया था। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डी अब हम बात करते हैं डीएनए है क्या। तो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्या? जब भी कोई भी करेक्टर, कोई भी लक्षण माता पिता का अपने बच्चों में जाता है, तो ये कहाँ पे कोडेड होता है, कहाँ पे वो मैसेज इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है? तो यही जो सेल का डीएनए होता है, वही डीएनए में ये करेक्टर और ये इन्फॉर्मेशन जा कर के स्टोर होता है। सिंपल भाषा में समझने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी बच्चा अगर पेट में पल रहा है, पेट में जब वो तैयार हो रहा है, तो उस समय उस बच्चे को कैसे मालूम है, तो कैसे पता है कि उसके 5 ही अंगुली बनेंगे, 2 ही आँख बनेंगे? कि ऐसा नहीं है कि उसका 4 पैर बन जाएंगे, है ना, 4 हाथ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस सारे का सारे इन्फॉर्मेशन माता पिता के डीएनए में प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए उस बच्चे के डीएनए में चला जाता है। इसीलिए देखा जाता है, इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि इसका संबंध बताने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो डीएनए टेस्ट का मतलब होता है कि माता पिता का जो डीएनए होता है उसके बच्चे से मैच करता है। यही समझ में आना है। ठीक है, तो डीएनए का मतलब होता है कि ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। और ये बात रही कि डीएनए हमारे शरीर में प्रेजेंट कहाँ पर होता है। एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये सेल है तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर में
एक क्या होता है, एक एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि जो सेल को एनर्जी देने का काम करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो इसका भी एक अपना डीएनए होता है। और एक क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में भी क्या होता है, पत्ती में भी क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए कितने जगह पाया जाता है, 3 जगह पर, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अभी हम कुछ देर बाद देखेंगे कि डीएनए आखिर मिलता कहाँ पर है। ठीक है, न्यूक्लियस में आखिर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में कहाँ पे होता है डीएनए, इसके बारे में भी सीखेंगे। अब हम आरएनए की बात करें तो सिंपल भाषा में कि आरएनए हमारे शरीर में सिंथेसाइज प्रोटीन यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और आरएनए का सिंगल स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। अगर हम ये आपको बता दें कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखिए सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम की संख्या हर एक जीवों के सेल में अलग अलग होती है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या हर एक जीवों के सेल में अलग अलग होती है, याद रखिएगा। और ह्यूमंस की सेल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 20, इसलिए बोलते हैं कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के सेल में पाया जाता है, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है ये अलग होता है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें तो फीमेल में एक ही तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्स एक्स, और मेल में 2 तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स वाई। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में एक ही होता है, लेकिन एक जो होता है एक ही होता है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम में ये अलग होता है एक्स, और ये अलग होता है वाई। ठीक है, जब इन दोनों का जब क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर फीमेल फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और फिर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और फिर मेल का एक्स क्रोमोसोम साथ में मिलते हैं, तो एक्स और एक्स मिल करके बनाते हैं, ये गर्ल को बनाते हैं। ठीक है, गर्ल को बनाते हैं। वही जब हम बात करें कि जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जब ये मिलता है तो ये एक्स वाई बनाते हैं, और एक्स वाई मिलकर एक्स वाई क्रोमोसोम क्या कहलाता है, ये फिर बॉय बनाता है। तो यहाँ पे समझ आ रहा है, जब एक्स एक्स होगा तो गर्ल होगा, और एक्स वाई होगा तो फिर बॉय होगा। इतना समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में से क्या किया गया, साइंटिस्टों ने इस क्रोमोसोम में से जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक क्रोमोसोम को निकाला, इस तरह से एक क्रोमोसोम को निकाल दिया, और इस क्रोमोसोम्स का एक क्रोमोसोम से यहाँ पे एक लच्छा जैसा इसको खींचा गया, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्रोमोसोम यहाँ से निकाला गया, तो खींचा गया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला। और इस तरह का स्ट्रक्चर मिला ना, लच्छा जैसा कुछ, तो यहाँ पे इसको बोल दिया गया डीएनए। और बोला गया कि यही है डीएनए। एक साइंटिस्ट थे जो इसको क्या बोले, इसको डीएनए बोल दिए। अब क्या हुआ, इस डीएनए को और खींचा गया, लंबा से और खींचा गया, तो यहाँ से यहाँ, अब देखिए यहाँ पे इस तरह का अब स्ट्रक्चर लंबा लंबा बनने लगा, तो इसको बोला गया, यहाँ से यहाँ तक को बोल दिया गया जीन। अब जो आगे और जूम थोड़ा सा हुआ तो ये कहलाया जीन। और आगे फिर देखा गया, और जीन जीन जो है ना, जीन को सबसे पहले जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, याद रखिएगा, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन को सबसे पहले देखा था। और ये जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, और आगे देखा गया तो जीन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में फिर अलग अलग होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये दिख रहा होगा आपको, ये जीन है और ये डीएनए स्टैंड है। इतना समझ आ गया। चलिए आगे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैचरी, और इन्होंने ही उस न्यूक्लिक एसिड को डीएनए सबसे पहले कहा था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, डबल हेलिकल, इस तरह का होता है, डबल हेलिकल होता है कि नहीं होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मेनली 4 साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से एक वाटसन थे, क्रिक्स थे, विल्किंस थे, और फ्रैंकलिन थे। तो यानी कि वाटसन क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए 1962 में। लेकिन ये फ्रैंकलिन जो थी डीएनए का स्ट्रक्चर का खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी, लेकिन इसे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि इनका डेथ हो गया था, ओवरी कैंसर था इनको, ओवेरियन कैंसर था, जिसके कारण इसका डेथ हो गया था। इतना चीज़ समझ आ गया।
तो ये भी पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज जो दिया गया था कब दिया गया था वाटसन क्रिक को, तो 1962 में दिया गया था। और वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का कब दिया था, 1953 में दिया था। ये याद रखिएगा, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब समझते हो, जैसे कि एक सिंपल भाषा में समझने की बात करें, जैसे कि दीवार खड़ा होता है, तो दीवार ऐसे ही खड़ा हो जाता है नहीं, उसमें पहले ईंट ईंट करके एक एक ईंट जोड़ा जाता है, तब जा करके दीवार खड़ा होता है। तो दीवार हमारा एक तरह का पॉलीमर है, यानी कि बहुत पॉलीमर है। और वही ईंट की अगर बात करें, जो छोटा यूनिट होता है वो एक तरह का मोनोमर होता है जिससे वो बना होता है। उसी तरह से डीएनए जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक तरह का मोनोमर है। किसका मोनोमर है, तो डीएनए का मोनोमर है। और हम ये भी बताए थे कि क्रोमोसोम की संख्या तो हर एक जीवों में अलग अलग होती है, तो जाहिर सी बात है डीएनए का भी नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम एक बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम सुने ही होंगे। बैक्टीरियोफेज वायरस देखो, जनरली वायरस में पाया जाता है उसका जो जेनेटिक, वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस ये है आपका बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज वायरस का इस तरह का फोटो होता है। लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है। और बहुत सारे मैक्सिमम वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे हम कोरोना वायरस की अभी हम बात करते हैं, तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए है, इसीलिए आरएनए से पहले इसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए। बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में एक और बात बता देते हैं कि गंगा का पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। जो कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, समझ आ रहा ना। लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, याद रखिए, एक तरह का वायरस है, एक तरह का वायरस है। ठीक है। और बैक्टीरियोफेज वायरस का एक 5174, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है लगभग 5386 होती है। उसी तरह से एक टाइप होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, और इसमें बेस पेयर्स की संख्या कितनी होती है, 48,502। अभी बेस पेयर क्या होता है आगे हम लोग सीखेंगे जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तब। एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट में प्रेजेंट होता है और आंत में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और इसमें बेस पेयर की संख्या 4.6 इंटू 10 to the power 6 होती है। मेरे बताने का मकसद यही था कि क्रोमोसोम्स का और फिर तुम्हारा डीएनए का जो नंबर होता है हर एक जीवों में अलग अलग होता है। अब बात करें न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से ही बना है। ठीक है। तो अभी समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 तरह का कंपोनेंट से बना होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अगर न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो मेनली ये 3 चीज़ों का बना हुआ रहता है, लेकिन इसको पहले डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। एक न्यूक्लियोसाइड कहलाता है और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ध्यान से सुनते जाइएगा। और ये फिर न्यूक्लियोसाइड को फिर 2 ग्रुप होता है, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, है ना। तो शुगर की बात करें तो डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। और आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, तो राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। और फिर ये नाइट्रोजन बेस को फिर 2 भागों में बांटा गया, एक प्यूरिन और एक पैराडेमिन। याद रखिएगा, प्यूरिन और पैराडेमिन 2 नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है। और प्यूरिन में फिर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो एडेनाइन और फिर गुआनाइन। यानी कि इसको शॉर्ट में ए लिखा जाता है और इसको शॉर्ट में जी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा ए जी, पत्नी अपने पति को बोलते हैं ना ए जी, तो वहां से आप याद कर सकते हैं ये किसका कंपोनेंट का टाइप है, तो प्यूरिन का टाइप है। उसी तरह से पैराडेमिन का भी टाइप होता है, कंपोनेंट 2 होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन। थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, लेकिन यही थाइमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से, तो ये फिर डीएनए आरएनए कहलाने लगता है। समझ आ रहा है ना। कभी कभी स्टूडेंट के पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मार देता है नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन थोड़ी ना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, एक तरह का क्षार क्षार वाला बेस, समझ आ रहा है ना। और यहाँ पे एक्चुअली में ये फॉस्फोरस, यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में वो होता है फॉस्फोरस। और ये किस फॉर्म में रहता है, तो फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। याद रखिएगा, अबर बार एग्जाम में जब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा, फॉस्फेट मारिएगा। समझ आ रहा है ना, फॉस्फोरस मारिएगा, क्योंकि ये फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं ये जो प्यूरिन होता है, अभी स्ट्रक्चर से भी देखेंगे लेकिन यहाँ समझ लेंगे। प्यूरिन का 2 कंपोनेंट होता है, एडेनिन और गुआनिन। और फिर ये
पैराडिमिन का फिर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। ये डीएनए के बारे में बात करते हैं, और वही अगर आरएनए के बारे में बात करते हैं, साइटोसिन तो होगा लेकिन आरएनए के जगह थाइमिन के जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। यानी कि हम डीएनए को आरएनए और आरएनए को डीएनए में बदल सकते हैं थाइमिन और यूरेसिल को इंटरचेंज करके। अगर हम थाइमिन को यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया तो फिर आरएनए बन गया, और फिर यूरेसिल को थाइमिन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर डीएनए बन गया। सिंपल सा बात है। अभी कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या किया जाता का क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी अभी हम सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर से अगर हम बात करें, समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिएगा। जो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का ना, इस तरह का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो एक साइड होता है प्यूरिन, जैसे कि ये है प्यूरिन, ये हम इसको प्यूरिन प्यूरिन लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पायरेडिमिन बोलते हैं, इसको हम पायरेडिमिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्यूरिन का फिर दो कंपोनेंट होता है, इस साइड में दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन से कंपोनेंट होता है, एक तो एडेनिन और एक होता है गुआनिन, एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पायरेडिमिन में भी दो कंपोनेंट होता है, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। क्लियर है। और ये दोनों आपस में एक एक तो प्यूरिन का और एक पैराडिमिन का, एक एक करके आपस में ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जहाँ पर एक दूसरे पे आकर के क्रॉस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम बोला जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो एडेनिन जो होता है ये जुड़ता है थाइमिन से, याद रखिएगा, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, और फिर ये गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। इसको याद रखिएगा, एटीजीसी बोला जाता है ना, एटीजीसी, इस तरह से याद रखिएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे दो बात समझने वाली बात है कि एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन जो जुड़ा हुआ रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन जो जुड़ा हुआ रहता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है। और गुआनिन जो जुड़ा हुआ रहता है, ये साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। याद रखिएगा, ए और जी किसका टाइप, ये किसका कंपोनेंट है, ये है पैराडिमिन का। और थाइमिन और साइटोसिन किसका कंपोनेंट है, ये है आपका पैराडिमिन का। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा। और गुआनिन जो जुड़ा हुआ रहता है साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे याद रखिएगा, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ देखिए यहाँ पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इतना समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्या कि फॉस्फेट ग्रुप और शुगर और फिर नाइट्रोजनस बेस के बीच में कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए में मेनली तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, डीएनए में मेनली तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम बताएं। एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पैराडिमिन हो जाएगा। एक होता है पेंटोज शुगर होता है जिसको पेंटोज शुगर बोला जाता है, जो कि 5 कार्बन का बना हुआ रहता है। एक तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर डीएनए में और आरएनए में। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये एक तरह का जनरल फॉर्मूला होता है फॉस्फेट ग्रुप का, और यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। और ये सारे का तीनों मिल करके फिर ये डीएनए का निर्माण करते हैं। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेंटोज शुगर डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में पाया जाता है राइबोज, जो कि 5 कार्बन का होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें राइबोज शुगर का, तो देखिए डीएनए में इस तरह का पेंटोज शुगर होता है, और इसमें ओएच के ग्रुप की संख्या कम होती है किसके अपेक्षा में, आरएनए में जो राइबोज शुगर की अपेक्षा में ओएच ग्रुप की संख्या कम होती है। यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पे एच नहीं है और यहाँ ओएच नहीं है, और यहाँ पे ओएच है। यानी कि यहाँ पे एक हो गया और दो हो गया, यहाँ पे तीन ही है, लेकिन एक दो तीन और यहाँ पे चार है। यहाँ पे और एक कार्बन जो होता है यहाँ पे फ्री रहता है, जिसमें क्या होता है, और सारे यहाँ पे शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये सब सारे आकर के जुड़ते हैं और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात ये इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या कम होती है, इसीलिए स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें अनस्टेबल होता है आरएनए, और फिर रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप की, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, ये तो बता ही चुके थे, इस तरह का होता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण के लिए ये चाहिए, एक तो सबसे पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है। ये है पेंटोज शुगर, ये है आपका शुगर, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, और ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में कुछ भी हो सकता है,
नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पैराडिमिन होता है, और प्यूरिन और पैराडिमिन के अंदर में एजी मतलब कि एडेनाइन और गुआनाइन होता है, और साइटोसिन और थाइमिन होता है, इसको हम बताए थे। तो शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ रहता है तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है, और इस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये अभी फॉस्फेट ग्रुप जुटा हुआ नहीं है, तो ये जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और ये फिर न्यूक्लियोसाइड फिर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये बोलें कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है न्यूक्लियोसाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये सारे का तीनों मिल करके फिर क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो हम पहले बताए थे कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जा करके डीएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलते जाएंगे और फिर ये क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और फिर ये बन के तैयार हो गया डीएनए। तो इस तरह से हम अब पूरा पढ़ लिए डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का काम क्या है, डीएनए में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, डीएनए को किसने खोजा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया। सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। थैंक यू।